आज की इस चुनावी सभा में उपस्थित भूपेश बघेल जी, कुलदीप राठौर जी, रोहित ठाकुर जी, एमएल बरगद साहब लोकल एमएलए, ब्राक्टा एमएल ब्राक्टा जी लोकल एमएलए, विनोद सुल्तानपुरी कैंडिडेट और करतार सिंह जी कुला और विजय चौहान वर्किंग प्रेसिडेंट डीसीसी, सुरेंद्र रक्टा वाइस चेयरमैन और छत्र सिंह एनिशा स्टेट प्रेसिडेंट और गीता नेगी वाइस प्रेसिडेंट, इस मंच पर बैठे हुए सभी मेरे भाइयों और यहाँ पर जमा हुए मेरे माताएं, बहनें, युवा मित्रों, किसान भाइयों और हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता मित्रों तथा मेरे मीडिया के दोस्तों, ये हिमाचल, जैसा कि हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि ये एक देवता का राज्य है। हिमाचल पहले से भी बहुत मशहूर स्टेट है और हर लोग दिल्ली के बाद राजधानी के रूप में शिमला को ही देखते थे, क्योंकि यहाँ का सुंदरता और यहाँ का वातावरण, यहाँ की पहाड़ियाँ, ये सारी चीजें देखने के बाद ऐसा महसूस होता है कि ये हमारा स्विट्जरलैंड है। हमें स्विट्जरलैंड जाने की जरूरत नहीं। अगर वो यहाँ आकर हिमाचल को देखे तो शायद वहां के लोग और दुनिया के लोग भी खुश हो जाएंगे, क्योंकि इसको टूरिज्म की बढ़ावा बहुत जरूरी है और टूरिज्म अगर बढ़ती है तो पैसा आता है, पैसा आता है तो आप खर्च कर सकते हैं, जब आप खर्च कर सकते हैं तो छोटे मोटे व्यापारी उठ सकते हैं। तो ये एक को लग के एक ऐसी चीजें हैं। साथियों, मैं कर्नाटक से आता हूं और यहाँ पर तो इलेक्शन में 1-2-3 बार आया था, लेकिन मैं शिमला आया था जब मैं स्टूडेंट था और स्टूडेंट जनरल सेक्रेटरी बोल के चुन के आया था। उस वक्त हम कॉलेज के ओर से टूर निकाले थे और सारे हिंदुस्तान में हमने घूमा, क्योंकि स्टूडेंट्स को उस वक्त कंसेशन रेलवे डिपार्टमेंट देती थी। अब मोदी ने वो भी निकाल दिया स्टूडेंट्स को देने का भी। ये हिमाचल प्रदेश एक विशेष प्रदेश है और यहाँ पर 1951 में जो हिमाचल वासियों को ही देश में सबसे पहले वोट डालने का सौभाग्य मिला था। 51 में वोट डालने का अगर किसी की किस्मत में आया, वो हिमाचल के लोगों के किस्मत में आया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पहली चुनावी सभा
1951 में हिमाचल में हुई थी। तब उन्होंने कहा था, मैं वो कोट करता हूं ताकि आपको मालूम होने दो, कांग्रेस पार्टी सिर्फ इलेक्शन में नहीं आती, देश को बनाने में और हिमाचल जैसे पहाड़ी इलाके में कैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी आए, अपनी तकरीर की और लोगों को समझाया उस वक्त। अब तो बहुत से सहूलत है, लोग आते हैं जाते हैं, वोट पूछते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था, हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। ये जवाहरलाल नेहरू जी के शब्द है। हिमाचल वासी ऐसे प्रत्याशियों को वोट दे जो सामाजिक न्याय को बढ़ाए। मनुष्य के व्यक्तित्व को गौरव और स्वतंत्रता को आगे ले जाए, आजादी को आगे ले जाए, धर्म और शिक्षा की स्वतंत्रता को आगे ले जाए। ये हमारे महान नेता जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी उस वक्त 51 में आकर ये बात कही थी। कईयों साल हो गए। ये जो है रोडू का संबंध स्वतंत्रता सेनानी पंडित पद्मदेव से रहा है, जो हिमाचल की पहली सरकार में होम मिनिस्टर रहे। उसके बाद सत्यदेव बुशेरी जी भी यहाँ के थे, जिनका हिमाचल के विकास में योगदान रहा। 1982 में विधान चुनाव में राजीव गांधी जी ने इसी मैदान की श्री सत्यदेव बुशेरी के लिए चुनावी जनसभा की थी। इस विधानसभा सीट के लिए वीरभद्र सिंह जी 18 वर्ष तक वो विधायक रहे। 18 साल से इस भाग का प्रतिनिधित्व उन्होंने किया और वो एक बहुत बड़े डेवलपमेंट के लिए लड़ने वाले थे। मैं याद दिलाना चाहता हूं, मेरा भी थोड़ा कुछ उनसे बहुत मिनिस्टर के नाते संबंध था। हम दोनों एक ही मिनिस्टर में थे। मैं रेलवे मिनिस्टर था और लेबर मिनिस्टर था, वो स्टील मिनिस्टर थे। और अपने जो काम के लिए वो कभी किसी से शर्माते नहीं थे। मैं कहाँ जाऊं, कैसा जाऊं, क्योंकि उनकी उम्र मैं समझता हूँ 92 या 93, हाँ 86 में गए। सॉरी, क्योंकि मेरा 80, मैं समझा मेरा 83 कंप्लीट हो रहा है, तो उनका ज्यादा होगा समझा। ठीक है, लेकिन वो आते थे, हमसे भी 3-4 साल बड़े होंगे, लेकिन हमारे पास आकर रेलवे के काम के लिए, ब्रिज के लिए और बद्दी में हॉस्पिटल, मैं खुद आकर वहां पर इनॉग्रेट किया, जहां पर बद्दी में आपके फार्मेसी बहुत से कंपनियां थे। उसके बाद उन्होंने फिर मुझसे पूछा, एक मेडिकल कॉलेज ईएसआई का दे सकते क्या? तो मैंने एक मेडिकल कॉलेज हिमाचल प्रदेश को दिया और वही बहुत दिन के बाद वो शुरू हुआ, अब कंप्लीट हो गया होगा। ये देन जो है, हजारों करोड़ रुपए का देन हमने दिया, कांग्रेस ने दिया, और ये हमारे वीरभद्र सिंह जी यहां लाए, उसको आज कईयों लोगों को फायदा हो। मोदी साहब, आपका क्या कंट्रीब्यूशन है, मेरे को बताओ। यहां के लोगों को जो आप देने का वायदा किए थे वो तो नहीं दिए। आपने कहा था
कि यहाँ के लोगों को मैं अच्छी दाम दिलाऊंगा अपना सेब का, लेकिन उन्होंने देने के बजाय यहाँ के लोगों को और गरीब करने के लिए उन्होंने इंपोर्ट ड्यूटी डाल दी, सॉरी घटा दी। पहले यानी हर चीज जो कहते हैं उसका उल्टा करते हैं, और मैं समझता हूँ पहली बार आए शायद इधर नहीं आए, यहाँ नहीं आए, ठीक है नहीं आए तो किसी ना किसी को देखने को तो आए होंगे ना, नहीं? अरे ठीक है, ठीक, छोड़ो, तो ये समझे नहीं मेरी बात को, चलो चलने दो। भूपेश जी आप तो समझे हैं, हाँ। तो ये देखिए, मंडी में ही मैं बोल रहा हूं कि हमने बहुत कुछ काम करके दिए, और वीरभद्र सिंह भी किसी काम को छोड़ते नहीं थे, रास्ते से लेकर नेशनल हाईवे से लेकर और हॉस्पिटल से लेकर सब काम उन्होंने किया। करने के लिए सबके ऑफिसर्स को जाते थे, सबसे मिलते थे, वो वैसा ही उनकी धर्मपत्नी भी हर काम को पीछे लगकर वो काम हिमाचल प्रदेश का करवाती थी। तो ऐसा अपना काम, जरा पानी लाओ, नींद लाओ, ऐसा काम किसी ने भी नहीं किया। लेकिन भाषण बहुत होता है, यहां से इतना भाषण होता है पूछो मत, और फोटोआं बहुत छपते भाई, मैं भी देखा पेपर में इतने फोटोआं छपते हैं, लेकिन इतनी बड़ी पहाड़ आ गई, फ्लड आ गया, इतना बड़ा पहाड़ गिरते रहे, सड़क बंद होते रहे, लेकिन हमारे चीफ मिनिस्टर ने 10,000 करोड़ रुपए मुआवजा मांगा, कंपेंसेशन मांगा, नुकसान भरपाई के लिए मोदी जी को पूछा, लेकिन मोदी जी हमारे झोले में क्या डाले? पत्थर डाले, लेकिन पैसे नहीं डाले। दुरुस्ती के लिए कुछ नहीं किए, और 5 साल मांग रहे वो, मैं 5 साल और दो, मेरी गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम करेगा। अरे दोस्तों, मैं आपको पूछना चाहता हूं, मोदी जी हमेशा, उनको जरा झूठ बोलने की आदत है। आप बोलेंगे कैसा? प्राइम मिनिस्टर कैसा झूठ बोलता है? मैं आपको 1-2-3 उदाहरण देता हूं। उन्होंने 10 साल में क्या किया? पहले इलेक्शन में तो उन्होंने कहा, देखो माताएं बैठो, आपको 1-1 लाख रुपए दे रहे हैं हम, आगे जब हमारी सरकार आएगी केंद्र में। जब मोदी जी आए, आने के बाद उन्होंने पहले ही इलेक्शन पहले ही उन्होंने वायदा किया था, क्या कहा था? मैं हर एक के जेब में 15-15 करोड़ रुपए डालूंगा, 15-15 लाख। उन्होंने कहा स्विस बैंक में काला धन रखा है, और ये कांग्रेस वालों का है, बड़े अमीर लोगों का है, तो इसीलिए मैं वहां से काला धन लाऊंगा, हर एक के जेब में 15-15 लाख डालूंगा। क्या आपको 15 लाख मिला? जो मोदी जी ने कहा था वो मिला आपको? नहीं मिला। नहीं मिला तो ये झूठ है ना, ये झूठी बात बोले ना। उन्होंने और भी कहा, नौजवान साथियों को मैं एम्प्लॉयमेंट दूंगा, हर साल 2-2 करोड़ नौकरियां दूंगा। 2 करोड़ नौकरियां आपको मिले,
20 करोड़ नौकरियां मिले, कैसा नहीं भाई? प्राइम मिनिस्टर झूठ बोल सकते हैं? प्राइम मिनिस्टर कभी झूठ नहीं बोलता, क्योंकि वो तो हरिश्चंद्र का बेटा है। तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं? फिर उसके बाद में उन्होंने बोले कि मैं किसानों की आमदनी 2 गुना कर दूंगा। भाई और बहनों, आपके आमदनी को डबल बनाऊंगा। आमदनी आपकी डबल हो गई, किसानों की नहीं हुआ। ये भी झूठ। ये क्या है भाई? सब झूठी बोल रहे हैं आप क्यों हमारे देश के प्रधानमंत्री को? और उन्होंने कहा मैं बुलेट ट्रेन लाने वाला हूं, बुलेट, अहमदाबाद से बंबई तक। कितने में? पहले 1 लाख, अब 3 लाख हो गए। अभी तक वही 3 लाख करोड़ अभी तक नहीं आया। झूठ पे झूठ। और उससे क्या फायदा? किसी गरीब को तो फायदा नहीं है। इतनी महंगी है वो बुलेट ट्रेन में बैठने के लिए, और उससे कोई गरीब का फायदा होता नहीं है। फिर भी बोले वो भी कंप्लीट नहीं। और भी उन्होंने बोला मैं हर एक के सर पे छत डाल के घर बनाऊंगा। हर एक के घर अपने सर पे छत होगा। कहां है? 40 करोड़ का आपने वायदा किया, फिर बाद में आपने घटाया 20 करोड़ का, फिर घटाया 30 करोड़ का। वो सब गया। अभी 40 लाख भी नहीं बने मकान। ऐसे झूठ पे झूठ वो बोलते जा रहे हैं। और फिर बोलते हैं देश के लिए मैं जान तक दूंगा। और हमेशा वो टीका किसकी करते हैं? उन्होंने टीका ये करते हैं कि सब कुछ कांग्रेस की वजह से खराब हुआ। 70 साल में कांग्रेस बर्बाद की। तो पहले बोलते थे, अब छोड़ दिए वो। अब 55 साल में कांग्रेस देश को बर्बाद कर। अरे 55 साल में अगर देश बर्बाद होता तो इस देश में इतने स्कूल, कॉलेज, पब्लिक सेक्टर्स ये आते थे। जो नेहरू जी ने बनाया वो गरीबों के लिए बनाया। और नेहरू जी के वक्त जो डेवलपमेंट हुआ, उसके बाद आप 10 साल में क्या किए उसका हिसाब दो। 6 साल में हमारे बीजेपी की सरकार थी, 99 से लेकर 2004 तक। ये आपका 15 साल का हिसाब दो, 16 साल का। हम 55 साल का हिसाब आपको गिन के बताएंगे। वो नहीं चाहते देश एक। और देश में हमेशा लोगों को एक होने के लिए छोड़ते नहीं। लोग एक रहना, हर समाज के लोग एक रहना ये नहीं चाहते। हर समाज में झगड़ा लगाना। अरे भाई देश इतना बड़ा है, 140 करोड़ जनता है, इसको एक रखना आजादी के बाद बहुत मुश्किल था। उस वक्त भी आबादी कम से कम 33 करोड़ थी। और उस वक्त उतना रहने के बावजूद जवाहरलाल नेहरू जी और सारे हमारे जो इस देश के प्रमुख लोग थे, उन्होंने बहुत कुछ काम करके इस देश को इकट्ठा रखा। लेकिन मोदी जी अभी भी कांग्रेस को गालियां देते हैं, भगवान का नाम कम लेते हैं, लेकिन कांग्रेस का नाम, राहुल गांधी का नाम सबसे ज्यादा लेते हैं। मैं समझता हूं सोते वक्त भी उनको याद आता होगा, सपने में भी याद आता होगा। नहीं तो इतना बार बार नहीं बोलता। इतना एक आदमी बार बार इतने बार नाम लेना, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कांग्रेस को डरते हैं,
राहुल जी को डरते हैं, सोनिया जी को डरते हैं, हमारे पार्टी को डरते हैं, इसीलिए हमारी टीका करते फिरते। लेकिन हमको डराने की तो खूब कोशिश हो गई। हम तो डरने वाले नहीं हैं, क्योंकि हम हमेशा जनता के तरफ से काम कर रहे हैं और जनता के लिए काम करेंगे। और ये जो चुनाव है, ये चुनाव सिर्फ एक एमपी की चुनाव नहीं है। ये चुनाव जनता मोदी के खिलाफ लड़ रही है, महंगाई के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के लिए। जो गरीब आज तरस रहा है, जिसको नौकरी नहीं, वैसे लोग आज लड़ रहे हैं। और दूसरी बात, हम लोग जो कांग्रेस लड़ रही है जनता के ओर से, और जनता को जो सपोर्ट कर रही है, वो किस लिए? महंगाई के खिलाफ, अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ। अग्निवीर की बात करें, 4 साल के लिए मिलिट्री में भर्ती करना ही बंद करें, और मोदी साहब बोलते हैं हम अग्निवीर तैयार कर रहे हैं, सब नौजवानों को भर्ती कर, 4 साल के बाद ट्रेनिंग देके घर को भेज रहे हैं। अरे परमानेंट नौकरी मिलती थी, अगर मिलिट्री में भर्ती होते परमानेंट नौकरी मिलती थी, उनको पेंशन मिलता था, हर चीज की सहूलतें मिलिट्री में जो मिलती वो मिलती थी। ये सब साफ कर दिए इन्होंने, सबको खत्म किया, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक। ओल्ड एज पेंशन, ये हमारा ओल्ड पेंशन यहां पर लागू की है, लेकिन उनकी सरकार कहां है? वहां सब उसने निकाल दिया। ये नको, क्या ऐसा कोई कह सकता है? दिया हुआ छीन ले रहे हैं। इन्हों खुद तो देते नहीं, दी हुई चीज को भी मोदी जी छीन ले रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे यही निवेदन करूंगा, हम जो लड़ रहे हैं 4 चीजों के लिए। एक तो लोगों को बचाने के लिए, एक तो उनको काम मिलना, आगे बढ़ना, तीसरी इस देश के संविधान को बचाना। इस संविधान को बचाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। इस देश के इस संविधान को बचाने के लिए हम लड़ रहे हैं। अगर ये बच गया, जमहूरियत बचेगी, लोकतंत्र बचेगा, आप बचेंगे। आपको जो बुनियादी हक मिल रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, वो सब चीजें इसमें है। अगर आप भूल जाएंगे, इसको भूल जाएंगे, तो आप अपने याद करेंगे फिर गुलामी के दिन। आप कभी नहीं पाएंगे जो इस कॉन्स्टिट्यूशन में आप लोगों को हक दिए गए हैं। उसी तरह जो एससी एसटी लोग हैं और जो बैकवर्ड से हैं, कोई भी होने दो, उनको सबको हक मिल रहा है इस संविधान के वजह से। इसलिए भाइयों और बहनों, तुम उधर इधर मत देखो, सिर्फ आंख मूंछ के 1 तारीख को हाथ के बटन के ऊपर, वही ना, आप लोग 1 तारीख ना, 1 तारीख को आप हाथ के चिन्ह पर बटन दबाओ और भारी बहुमत से इनको चुन के लाओ। तभी लोकतंत्र बचती है, तभी संविधान बचेगा, तभी हम आप सुख और शांति से रहेंगे। लेकिन मोदी जी ये नहीं चाहते। मोदी जी हमेशा यही चाहते हैं कि हर लोग परेशानी में रहे। मैं अहमदाबाद गया था, क्योंकि मैं हर स्टेट में जा रहा हूं, हर जगह घूम रहा हूं। मैं देख रहा हूं लोग एकदम चिंतित है। ऐसे लोगों को परेशान करने की बात कौन कर रहे हैं?
मोदी जी कर रहे हैं। अहमदाबाद में उन्होंने एक भाषण किया, क्या बोला कि उन्होंने बोला देखो जाति जनगणना करके कांग्रेस तुम्हारे घर का एक्सरे कर रही है। एक्सरे करके तुम्हारे घर के अंदर अगर सोना है, कितना सोना है, तुम्हारे घर के अंदर मंगलसूत्र है, तुम्हारे घर में अगर पैसा है, तुम्हारी संपत्ति, अगर तुम्हारे पास जमीन है, 2 एकड़ जमीन है, तो 1 एकड़ छीन लेंगे कांग्रेस वाले। और यहां तक भी बोले तुम्हारा मंगलसूत्र भी छीनेंगे। अरे कोई मां का लाल इस देश में पैदा हुआ है किसी का मंगलसूत्र छीनने का? कांग्रेस पार्टी देश के लिए लड़ी है, कुर्बानी दी है। आज तुम वोटों के लिए मंगलसूत्र की बात करते हो, जाति की बात करते हो। भाइयों और बहनों, देखो गुजराती भाइयों, उनके अहमदाबाद में बोले सो बोल रहा हूं। देखिए बहुत होशियार रहिए। आपके घर में अगर 2 भैंस है, 1 भैंस मुसलमान को देंगे। आप सुने पढ़े होंगे ना? हाँ, हम नहीं कह रहे भाई, देश का प्रधानमंत्री कह रहा है। इस देश का प्रधानमंत्री कह रहा है 2 भैंस है तो 1 भैंस निकाल के देंगे, 2 एकड़ है तो 1 एकड़ निकाल के देंगे, मंगलसूत्र देंगे। ये ऐसा कोई चीफ प्राइम मिनिस्टर बोलता है? अरे प्राइम मिनिस्टर तो वो होता है जवाहरलाल नेहरू जी के जैसा, जो सबको समानता के साथ लेके जाता है और समानता की भाषा बोलता है। वो है इंदिरा गांधी जी, जो पाकिस्तान जैसे कंट्री को, पाकिस्तान जैसे देश को उन्होंने उसके 2 टुकड़े करके एक बांग्लादेश बनाया और दूसरा पाकिस्तान रखा। ये काम हमने किया। तुमने तो पहाड़ खोद के चूहा निकालने वाले लोग, पहाड़ खोद के चूहा निकालते, ये देखो ये चूहा निकला। अरे हमने तो पाकिस्तान के खिलाफ लड़के बांग्लादेश को आजादी दिलाए और हमारे लोग लड़कर जीतने के बाद भी 1 लाख लोगों को, सैनिकों को हमारे अपने इंदिरा गांधी जी ने उनको बहुत दिन रखा। उसके बाद में उन्होंने उनको छोड़ दिया, 1 लाख लोगों को बंदी कर दिया था। तुम क्या कहे हुई? कुछ भी आए तो कुछ तो दिखाना। ये देखो पाकिस्तान, पाकिस्तान को चाहते हैं कांग्रेस वाले, हम चाहते हैं। अगर हम चाहते उनको, क्या आज को बांग्लादेश अलग बनता था? अरे आप तो चाइना तुम्हारा, हमारा हिंदुस्तान का जगह वहां पर ऑक्युपाई करके बैठा है, घर बना रहे हैं, रोड बना रहे हैं। मोदी साहब चुप बैठे हैं। मेरी 56 इंच की छाती है। कहां है भाई 56 इंच की छाती आपकी? यहां क्यों नहीं जा रही 56 इंच की छाती? सिर्फ 56 इंच की छाती दिखाने के लिए है। मैं तो देखा नहीं, कोई टेलर यहाँ का अगर मशहूर टेलर है तो भेजो, उनका 56 इंच का छाती है क्या नहीं। ऐसी बात करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, ऐसे लोगों को सबक आप सिखाना चाहिए। अगर आप सबक नहीं सिखाएंगे तो निश्चित रूप से इस देश में डिक्टेटरशिप आएगा। अगर डिक्टेटरशिप आएगा, पूरे कानून खत्म हो जाएंगे और सभी लोग परेशान हो जाएंगे। तो मैं खासकर हमारे युवाओं को वायदा करता हूं, 30 लाख खाली पड़े हुए सरकारी जगह हम सरकार में, गठबंधन की सरकार आने के बाद ये पूरे 30 लाख वैकेंसीज हम भर देंगे, सबको देंगे।
पहली नौकरी पक्की करेंगे और 1 लाख सालाना हम स्टाइफंड के तौर पर नौकरी के अधिकार दिलाने के लिए उनको ट्रेनिंग देंगे। युवा रोशनी 5,000 करोड़ का डिपॉजिट हम इस फंड के लिए पहले दे देंगे। और आज पेपर लीक बहुत हो रहे और मोदी जी चुप बैठे, हर चीफ मिनिस्टर उधर इधर देख रहा है, लेकिन हम पेपर लीक होने का भी बंद कर देंगे। उसके लिए नया कानून लाके हम युवाओं को एक जगह बना के देंगे। जहां पर दूसरी बातें हैं जो हमने वायदा किया था, किसानों के लिए हमने ये वायदा किया कि उचित आयात निर्यात नीति लाएंगे। यहाँ के लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो पॉलिसी है वो नया पॉलिसी बना के यहाँ के किसानों के लिए हम मदद करेंगे। सभी किसानों का कर्ज हम माफ करेंगे, जैसा मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपए सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह जी ने किया था। हम सब लोग मंत्री थे, वो फिर से करके हमने दिखाएंगे। तीसरा, जीएसटी मुक्त खेती। अब तो जीएसटी नहीं, यहाँ क्वेश्चन आंसर नहीं है, तो यहाँ जीएसटी इस पे रहेगा, हर ट्रैक्टर पे है, ट्रैक्टर के सामान पे है, टायर पे है, फर्टिलाइजर पे है, औषध पे है, हर एक पे जीएसटी है। वो जीएसटी हम निकाल देंगे। किसानों को इससे फायदा होता है, वो निकाल देंगे। 30 दिन में बीमा की जो क्रॉप इंश्योरेंस है वो दिलाएंगे, क्योंकि किसान से लूटते हैं और अमीरों को फायदा करते हैं। किसान अपना कंट्रीब्यूशन करता है और उसके लिए जो कंपेंसेशन मिलना वो नहीं देते। आपको तो मालूम है, क्योंकि यहाँ ये जो हिमाचल प्रदेश में 100% लिटरेसी है, आपको ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। हम अभी कम समझते हैं, आप ज्यादा समझते हैं, क्योंकि देश आजाद होने से पहले भी यहाँ 50% लिटरेसी था। तो दोस्तों, महिलाओं को यहाँ पर हिमाचल सरकार 1,500 रुपए देने का वायदा की थी, लेकिन इसको स्टे लाया गया। अब चुनाव के बाद जो पिछला जिस दिन इन्होंने अनाउंस किया, उस दिन से लेकर अब तक पूरा पैसा हमारे महिलाओं को मिलेगा। और मुख्यमंत्री जी ने जो वायदे किए थे वो वायदा एक एक पूरा कर रहे हैं। हम कर्नाटक में वायदा किए थे, वो वायदा हमने पूरा कर रहे हैं। तेलंगाना में हमने वायदे किए थे, वो भी हम कर रहे हैं। तो जहां जहां हमने वायदे किए थे वो तो हम पूरा कर रहे हैं। और मोदी जी साहब जो जो गारंटी दिए थे वो एक गारंटी भी अमल में नहीं आया। उन्होंने हमेशा बोलते रहे, भाइयों और बहनों, जब मैं देखता हूं मेरी मां बहनें चूल्हे के सामने जब बैठती है, जब वहां लकड़ी के लगाते हैं धुआं निकलता है, जब गोबर की ये लगाते हैं, उपले को लगाते हैं, तब वो धुआं निकल के उनके आंखों में जाता है। जब उनके पानी को देखकर, आंखों के पानी को देखकर मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये लोग इतने तकलीफ में, मैं मुफ्त में गैस सिलेंडर दूंगा। अरे नाटक कितना दर्द हुई, कितने ड्रामेबाजी। आप सच बोलो,
सच अगर कहेंगे आपको फायदा होगा, अगर झूठ बोलते जाएंगे हमेशा के लिए आपकी छुट्टी हो जाएगी, और छुट्टी करने के लिए जनता तैयार है और हम जीतने वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारे लोग तैयार होके बैठे, और खासकर जनता तैयार होके बैठी है उनको हराने के लिए। वो मौका देख रही है। 1 तारीख आते ही सुबह से सभी लोग लाइन लगेंगे, और लाइन लगाकर आप लोग कांग्रेस को वोट देंगे, हाथ को वोट देंगे और इनको जिता के लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास। एक वोट भी आपका कीमती है। अगर आप कहेंगे वोट क्या करना, यहां तो 100% लिटरेसी है, इसके बाद भी अगर 100% वोटिंग नहीं होती तो अभी हम देश के संविधान को नहीं मान रहे या लोकतंत्र को हम नहीं मान रहे, ये होता है। तो दोस्तों, इस बात से मैं यही कहूंगा कि आप लोग ये काम करेंगे, और मोदी जी तो अमीरों के साथ है, हम गरीबों के साथ हैं। अमीरों के साथ इसलिए है, उन्होंने हमने जो बनाए पब्लिक सेक्टर यूनिट्स, एयरपोर्ट, पोर्ट, ये सब बेच रहे या गिरवी रख रहे। अरे पैसा हमारा, बनाए हम, और बेचने वाले तुम, लेने वाले अदानी और अंबानी, पैसे हमारे। तो ये जो है इसको हम बंद करना है। ये बंद करने के लिए हमको आगे बढ़ना है। तो मैं आखिरी एक ही बात बोल के अपने बात को समाप्त करने जाने वाला हूं। और सारी चीजें जो हमें बोला कि श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी और 1 लाख रुपए महिलाओं को सालाना देने का, जाति जनगणना, और उसके बाद युवाओं का, ये 5 न्याय और 25 गारंटी हम जरूर अमल में लाएंगे। ये कहते हुए, ये चुनाव खुद जनता लड़ रही है, और एक शायर के शब्दों में मैं कहूं, ये जनता कहना चाहती है, जलवे तुझे दिखाएंगे, जलवे तुझे दिखाएंगे, बस इंतजार कर। जलवे तुझे दिखाएंगे, बस इंतजार कर। हम कौन हैं बताएंगे, बस इंतजार कर। हम कौन हैं बताएंगे, बस इंतजार कर। मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, यानी गद्दी पर। मसनद पर तुझको हमने बिठाया है, ये न भूल, ये न भूल, हम ही तुझे उठाएंगे, बस इंतजार कर। हम ही तुझे उठाएंगे, बस इंतजार कर। तो मोदी के लिए है, जनता बोल रही है, उनको उठाने वाले हैं, और वो अब पैकअप करके चलते जाएंगे। और उधर इधर इतना फिर रहे, बहुत इतना घूम रहे हैं, शायद उनको इतना संशय आया, तो इसीलिए तो वो बोल रहे। नहीं तो पहले भाई और बहनें टीवी में बोलते थे, अब आधे घंटे में उनका एडवर्टाइजमेंट आता है। कहां से आते भाई इतने पैसे? दूसरों को बोलते ये भ्रष्ट है, वो है। ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुमने हुकूमत कर रहे, ये भ्रष्ट लोगों को लेकर तुम राज कर रहे। हमारे पास के लोगों को उठा उठा के लेके गए। तो भ्रष्ट कौन है? मोदी है। कर्नाटक के राज को गिराया, मध्य प्रदेश के राज को गिराया, गोवा के राज को गिराया, हिमाचल के राज को गिराने की पूरी कोशिश की, लेकिन आप लोग हिमालय के जैसा ठहर गए, वो रुक गया। आप हिमालय के जैसा रुक ठहर जाने से वो आगे नहीं बढ़ सका। हर जगह परचेस करना, डराना, बोलना, ईडी की धमकी देना, सीबीआई की धमकी देना, सीवीसी की धमकी देना। कितने दिन देंगे भाई?
और बोल रहे बाद में ये भ्रष्ट को मैं कभी सहन नहीं करता हूं, मैं कौन सा जीरो टॉलरेंस। अरे जीरो टॉलरेंस वाले बाबा मंडी पे बिठा लेके उनको राज्यसभा मेंबर बना रहे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे, चीफ मिनिस्टर भी कई जगह बन के हमारे महाराष्ट्र में बने, सबको तोड़ फोड़ करके 3, 13, 9, 18 कर दिए। और ये बोलते देश को मैं बचाने के लिए पैदा हो गया। मां गंगा मुझे बुलाई है। कहां से बुलाई? अहमदाबाद से। वहीं रहो ना भाई, गंगा की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं वाराणसी में, उत्तर प्रदेश में, हिमाचल में, बिहार में, हर जगह है। तुम्हारी जरूरत नहीं है। वहीं सोमनाथ टेम्पल है, बैठो, बड़ा टेम्पल है ना। यहां क्यों लोगों को मां गंगा ने बुलाई, मैं इसलिए आया, मैंने प्रधानमंत्री बना मां गंगा के वजह से। अब भाई सब कुछ ऐसा बोलने से मिलता है तो कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास एक मेरे ओल्ड टीचर आए थे, वो अच्छे टीचर थे, लेकिन जरा उनका आइडियोलॉजी जरा मेरे को ठीक नहीं लगा। तो वो ऐसा ही बोलते थे कभी कभी, मल्लिकार्जुन, मेरा नाम मल्लिकार्जुन है। फिर आप बोलेंगे ये कहाँ का नाम है भाई, हमारे पास नहीं है। मैं भी अनेक ज्योतिर्लिंगों में से एक लिंग हूं, मल्लिकार्जुन। तो इसलिए तो लोग मुझे बोले कि 2 लोग थे, दोनों दोस्त थे, एक मुस्लिम था, एक हिंदू था। वो जरा बहुत आइजी थे, क्या बोलते हैं आपके तरफ, लेजी थे। तो वो क्या करते थे, शुक्रवार के दिन तो मस्जिद के सामने ठहरते थे, ठहर के पुकारते थे। जब टाइम 1 बजे नमाज का टाइम होता वहां जाते थे, अल्लाह के नाम पे पैसे दो, अल्लाह के, दोनों मिलके बोलते थे, अल्लाह के नाम से पैसे दो, अल्लाह के नाम से पैसे दो। लोग 1 दिन दिए, 2 दिन दिए, 3 दिन दिए, 4 दिन दिए। फिर उसके बाद बोले अरे रोज ऐसा ही आते पुकारते हुए, तो छोड़ो। वो धूप में ठहर ठहर के पुकारने लगे। तो उस दिन उन्होंने उधर ख्याल नहीं किया। लोगों ने बोला देखो ऐसा करते हैं। फिर मंदिर के पास जाते थे सोमवार के दिन, वो बोलते भगवान के नाम से दो, भगवान के नाम से दो हमको पैसे, भगवान के नाम से दान दो, दान दो। तो लोग बोले भाई 1 दिन 2 दिन ठीक है, इतने मोटे मोटे है, कम से कम काम करके जीना चाहिए। ये सब छोड़ के जीने के लिए ये धंधा पकड़ा उन्होंने, ये अच्छा नहीं। तो फिर बाद में उन्हें सोचा चलो अब एक पैर पे ऐसा ठहर के देखेंगे, ऐसा एक पैर पे ठहर के, तब तो लोगों को दया आएगी। तो उन्होंने जाके फिर मस्जिद के पास ठहरे, एक ही ऐसा पैर पे ठहर के अल्लाह के नाम पे दो, अल्लाह के नाम, दोनों पुकारने लगे। तो बाजू वहां पर मोरी थी, गटार थी। तो गटार रहने से वो कितने देर ठहर सकता आदमी, एक पैर पे, धूप है, पानी होना, सब होना। तो चिल्ला चिल्लाया, कोई ध्यान नहीं दिए। तो एकदम उसको चक्कर आया, दोनों को चक्कर आने के बाद वो मोरी में गिर गए। गिर जाने के बाद लोग, हमारे लोग इतने कंपैशनेट है, इतने दयालु है, इतने करुणा है उनके पास। उन्होंने गए, अरे उठाओ उठाओ उठाओ, उनको उठाओ, इनको, सब मिलके उसको उठाने लगे। दोनों को उठा के कोई पानी लाया, कोई नींबू शरबत लाया, कोई ब्रेड लाया, उसको खिलाने लगे। खिलाकर वो दोनों को उठा के, दोनों की टांग टूट गई थी, रिक्शा में डाल के लेके गए। लेके जाते वक्त पूछे कैसे हो? नहीं साहब, अल्लाह देता है मगर टांग तोड़ के देता है। अल्लाह देता है
मगर टांग तोड़ के देता है। तो ये उसने कहा। तो इसीलिए बगैर मेहनत से कुछ नहीं मिलता। जब तक हमारे कन्नड़ी में एक है, कई कसरादरे बाई मसरातरे। अगर जब आपका हाथ खेतों में गलीज होता है, गोबर उठाते वो तभी आपको दही मिलता है। आप हाथ से गोबर उठाते हो तभी आपके मुंह में दही मिलता है। ये काम करने, कर्म है। कर्म से सब कुछ मिलता है, बैठने से नहीं मिलता। लेकिन मोदी हर चीज जादू मान रहे, जादू से सब कुछ मिलता है समझ रहे। नहीं भाई, हमारे लोग मेहनत करे उसका फल तुम्हारे को मिल रहा है। हमने बड़े बड़े कारखाने बनाए उसको मिल रहा है। हमने ग्रीन रेवोल्यूशन बनाया, तुमको आज धान फ्री मिल रही है। हमने दूध के डायरिया खोले, तुमको दूध मिल रहा है। तुम्हारा क्या है भाई? तुम्हारा नाम एक ही है, नाम बदलो। वल्लभ भाई पटेल क्रिकेट स्टेडियम नाम निकालो, मोदी स्टेडियम बनाओ। बनाया है नहीं अहमदाबाद में? ऐसे काम, नाम बदलो, प्राइम मिनिस्टर इनो। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं, मोदी साहब इतने झूठ बोलते हैं, शायद ही उनके पास कोई ऐसा नहीं है। इसीलिए बाद में इतने झूठ बोलते हैं और आज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पीछे गिरे। कॉन्स्टिट्यूशन का बदलाव करने के लिए हमारे मोहन भागवत जी पहले ही बोले और आज भी बोल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत से लोग, कर्नाटक में एक एमपी वो बोला हमको 2/3 मेजॉरिटी दो, 400 पार करो, हम इस देश का संविधान बदल के अच्छा संविधान लाएंगे। ये कौन बोल रहे? ये मोदी के चेले और मोदी जी बोल रहे। तो आप संविधान बदलना चाहते हो क्या? संविधान का रक्षण करना चाहते हो? ये उसका उत्तर आपको देना है, नहीं तो गुलामी में रह जाएंगे जैसे पहले थे वैसे। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं फिर एक बार, हमको जनतंत्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है, हमारे आगे पीढ़ी को बचाना है। इसीलिए आपका वोट महत्व का है। आप वोट देकर हम सबको, हमारे पार्टी को आगे लाइए। तुम्हारा जो भी हमने बात किया है या कहा है, जो भी वचन हमने दिया वो निभाएंगे। ये कहकर मैं अपने 4 शब्द को समाप्त करता हूं। और आज के हमारे जो शिमला उम्मीदवार है विनोद सुल्तानपुरी, इनको अपना वोट दीजिए। और विक्रमादित्य सिंह, अगर मंडी से यहाँ कोई आए हैं, आजू बाजू है, सबको मैं विनती करता हूं, विक्रमादित्य सिंह जो वीरभद्र सिंह के सुपुत्र है, उनको आप चुन के लाइए। आनंद शर्मा, इनको भी ये भी हमारे पार्टी के कैंडिडेट है, इनको भी आप भारी बहुमत से चुनो। घर घर जाओ, घर घर जाकर ये बोलो कि ये हमारे कैंडिडेट है, इनको आप वोट दीजिए। सतपाल सिंह रईजादा हमीरपुर के, इनको भी आप, इनके बारे में आप प्रचार करो, कहाँ भी जाते हैं तो बोल दीजिए। और कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाकर इस देश को मजबूत बनाओ। हम आपके साथ हैं, हम कभी डरने वाले नहीं हैं। कोई डराते, बहुत से लोग डराने की कोशिश करते, कांग्रेस पार्टी आज तक डरी नहीं। बहुत से लोग ऐसे हैं, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा कुर्बानी करी है, लेकिन किसी के लिए हमने डर के भागे नहीं। तो इतना कहते हुए मेरे 4 शब्द को समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। मैं कहूंगा मोदी हटाओ,
देश बचाओ, अब की बार संविधान बचाओ, लोकतंत्र बचाओ। मोदी हटाओ, मोदी हटाओ, मोदी हटाओ। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।